जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के जो है 2 फेसेस हैं उसके कंप्लीट होने में। एक फेस मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन, उसको हम क्या नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और दूसरा जो है डार्क रिएक्शन है जिसको हम इंडिपेंडेंट या फिर इसके अलावा C3 साइकिल, केल्विन साइकिल का नाम देते हैं। तो आज हम लाइट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन भी है। अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या लाइट रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का कौन सा फेस है, इसमें किस तरह से जो है एनर्जी जो है बन रही होती है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है या फिर NADPH2 की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। काइंडली आपने लेक्चर को गौर से सुनना है, बहुत ही इजी और सिंपल वे से इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आइए चलते अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन के जो हैं अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइट जो है रिएक्शन वो 2 तरह के फोटो सिस्टम पर मुश्तमिल है। एक को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, दूसरे को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। अब ये दोनों फोटो सिस्टम जो हैं ये आपके जो है लाइट रिएक्शन में मौजूद होते हैं। अब दोनों ही जो फोटो सिस्टम्स हैं क्लस्टर ऑफ, ये असल में फोटो सिस्टम जो क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, तो एक इसमें से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जो क्लस्टर है फोटो सिस्टम 2 वो P680 नैनोमीटर की लाइट को जो है ऑब्जॉर्व करता है, जबकि दूसरा जो है फोटो सिस्टम 1 क्लस्टर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का वो 700 नैनोमीटर की लाइट को जो है उसको एब्जॉर्व करता है। तो सबसे पहले जब ये मैकेनिज्म शुरू होगा तो लाइट पड़ेगी, जो ही लाइट सनलाइट आएगी, और वो कौन सी लाइट होगी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की। ये जैसे ही फोटो सिस्टम 2 पर पड़ेगी तो इससे होगा क्या, इससे जो वाटर मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है ये निकल जाएंगे, और इसके अलावा ऑक्सीजन, ये 2 उसमें जो है स्प्लिट कर जाएगा। अब इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हुई, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे फोटो सिस्टम 2 में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 में दाखिल हो जाएंगे तो फोटो सिस्टम 2 इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से जो है ये फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्पर्स करते करते जब इनका जो है एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ चले जाएंगे। ये एनर्जी लेवल को मैंने शो किया, ये जो मैंने बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जब फोटो सिस्टम में बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल की तरफ इस तरह से चलते जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी, तो यहाँ पर एक फियोफाटन नाम से एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो है आगे की तरफ मुंतकिल कर देगा। अब यहाँ पर जो है डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड इसलिए मूव करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनर्जी खर्च करते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी जब खर्च करेंगे तो इससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा, इसलिए ये डाउनवर्ड आते जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे प्लास्टोक्विनिन के बाद, प्लास्टोक्विनिन इनको एक्सेप्ट कर लेगा, प्लास्टोक्विनिन इनको आगे भेज देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे भेज देगा प्लास्टोसायनिन में। प्लास्टोसायनिन से जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो प्लास्टोसायनिन जो है इनको क्या कर देगा, अगले फोटो सिस्टम क्लस्टर ऑफ आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, फोटो सिस्टम 1 जिसको हम कहते हैं, ये उनके पास भेज देगा। अब फोटो सिस्टम 2 भी यहाँ, फोटो सिस्टम 1 भी मौजूद है। फोटो सिस्टम 1 मैंने आपको क्या कहा कि ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब करेगा। जब 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट इन फोटो सिस्टम पर पड़ेगी तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को जो है हाई एनर्जी लेवल की तरफ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल होते जाएंगे फोटो सिस्टम 1 में। अब ये फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा से गेन करके हाई एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पर फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेते जाएंगे। अब यहाँ तक जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर जो पहला जो था एनर्जी लेवल और यहाँ तक फोटो सिस्टम 1 तक, ये जो है ETC 1 कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 कहलाता है। इसके बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो ये ETC 2 कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 कहलाएगा। इसको हम फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 2 का नाम देंगे। तो ये भी साथ साथ आपने याद रखना है। तो अब जब फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पड़ी तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले गए। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये पिछला जो प्लास्टोसाइनिन था वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये प्लास्टोसाइनिन इन फोटो सिस्टम 1 में जो है गैप्स को फिल करता जाएगा। ये इस तरह से जो है फोटो सिस्टम 1 में जो है इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से आते जाएंगे। अब जब ये प्लास्टोसाइनिन इनको भेज देगा, ये गैप फिल हो जाएंगे तो ये दोबारा से जो है क्या कर जाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके तो ये क्या करेगा, आगे जो है फेरिडोक्सिन के पास भेज देगा। फेरिडोक्सिन जो है इसको फिर NADP रिडक्टेज के पास भेज देगा। NADP रिडक्टेज में पहली प्रोडक्ट बनेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई तो NADP रिडक्टेज यहाँ पर पहला प्रोडक्ट बना देगा। इस मैकेनिज्म का लाइट रिएक्शन का पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही होगा। अब ये NADP रिडक्टेज एक एंजाइम है, ये इनको गेन करके क्या कर देगा, जहाँ पर NADP पड़े होंगे NADP को जो है ये कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। और ये NADPH2 क्या है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर एनर्जी के तौर पर यूटिलाइज होगा, जो आपका जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी चाहिए होगी। अब ये क्या कर देगा इसमें, अब जब ये NADPH2 बन जाएगा तो NADPH2 जो है एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, ये रिड्यूसिंग पावर को जो है गेन कर लेगा। इस तरह से जो है फिर ये रिडक्शन करने में हेल्प कर देगा। अगर आगे जाकर रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन भी तो होती है मैंने आपको बताया था, तो रिडक्शन जब होगी तो उसमें जो है फिर ये हेल्प करेगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ओवरऑल जो है क्या लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का जो है मैकेनिज्म था। अब यहाँ पर अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सिर्फ NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में NADPH2 के साथ साथ जो है ATP की फॉर्मेशन भी होती है। अब ये ATP की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ATP की फॉर्मेशन जो होती है वो केमियोस्मोसिस के थ्रू होती है। केमियोस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जो है ATP की फॉर्मेशन होती है। ये किस तरह से होती है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में से जो है जब प्रोटॉन गुजर जाएंगे तो इनके गुजरने की वजह से क्या होगा, ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको फिर हम क्या नाम देते हैं, केमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं स्मॉल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आपने इस तरह से स्ट्रक्चर देखी होगी। ये थाइलेक्वाइड है जो कि क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह के थाइलेक्वाइड बहुत सारे होते हैं। ये थाइलेक्वाइड जब बहुत सारे मिल जाएं तो फिर उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रेना का नाम देते हैं। अब ये जो थाइलेक्वाइड सिंगल जो प्लेट है इसको थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो रीजन्स हैं। एक इसका इनसाइड अंदर वाला रीजन है, दूसरा जो है इसका मेम्ब्रेन के बाहर वाला रीजन। जो अंदर का रीजन है इसको जो है ल्यूमन का नाम देते हैं, ल्यूमन कहते हैं। जबकि इसका जो बाहर वाला रीजन है इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का। तो इसका मतलब है कि जो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है वो जो है, ये जो आपको ये कवरिंग नजर आ रही है ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन जो है इसको थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये केमियोस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है वो इन मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है केमियोस्मोसिस हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाऊं कि ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो होती है वो किस तरह से होती है, वो एक्चुअली जो होती है वो इस तरह से स्ट्रक्चर है जो कि मैंने बनाई है। इस स्ट्रक्चर को आप जब देखेंगे तो ये ओवरऑल लाइट रिएक्शन को शो कर रहा है। ये बहुत सारे पिगमेंट्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो इसके नतीजे में फोटो सिस्टम 2 जो है सनलाइट में P680
680 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है इसको गेन कर लेगा। जब P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जो पड़ेगी तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल होगा ये स्प्लिट कर जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे और इस दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की भी रिमूवल होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से होते हुए जो है प्लास्टोक्विनन के पास जाएंगे। प्लास्टोक्विनन इनको भेज देगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये फिर आगे जाएंगे प्लास्टोसियानिन में। प्लास्टोसियानिन से जो है ये जैसे ही प्लास्टोसियानिन के पास पहुंच जाएंगे, मैंने आपको यहाँ पर समझाया, आगे जो इनको भेज देगा फोटो सिस्टम 1 में। अब ये फोटो सिस्टम 1 जो है ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को जो है एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझाया है, आपने दोबारा से इसको याद रखना है, जहन में रखना है। फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 वाले जो है ये प्लास्टोसियानिन के जो है इस फोटो सिस्टम 1 में दाखिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर समझाया, ये प्लास्टोसियानिन 1 के पास जाते जाते जो है आपके पास NADP रिडक्टेज के पास आ जाएंगे। जब NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये करेगा क्या, यहाँ पर जो NADP पहले से ऑलरेडी पड़े होंगे, ये NADP कहाँ पर पड़ेंगे, स्ट्रोमा में पड़ेंगे। ये NADP को जो है क्या कर देगा, NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। तो पहला प्रोडक्ट बन जाएगा लाइट रिएक्शन का NADP से जो है NADPH2 की फॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है, ये पूछा जाता है लाइट रिएक्शन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो NADP से NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। और ये कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में मुंतकिल होते होते जो है NADP रिडक्टेज के पास पहुंच जाते हैं। NADP रिडक्टेज के पास जो ही पहुंचेंगे तो NADP रिडक्टेज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है NADP के साथ मिलाकर NADP को जो है कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। ये तो पहला प्रोडक्ट बन गया। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दूसरा प्रोडक्ट है वो ATP की फॉर्मेशन। कि ATP की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो केमियोस्मोसिस के थ्रू होती है। मैंने आपको क्या कहा कि केमियोस्मोसिस का प्रोसेस जो होता है वो थायलिक्विड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। तो ये थायलिक्विड मेम्ब्रेन है ओवरऑल। अब थायलिक्विड मेम्ब्रेन में पहला प्रोडक्ट बन गया, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये मैंने स्ट्रक्चर जो बनाई है ये थायलिक्विड मेम्ब्रेन की आउटर स्ट्रक्चर है और ये जो थायलिक्विड की इनर स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वैसे ल्यूमन। इनर स्ट्रक्चर को कहते हैं और आउटर स्ट्रक्चर को स्ट्रोमा कहते हैं, ये ल्यूमन है। तो जो आउटर स्ट्रक्चर है थायलिक्विड मेम्ब्रेन का जिसको हम स्ट्रोमा कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर जमा होते जाएंगे। जब ये प्रोटॉन्स बहुत सारे जमा हो जाते हैं, इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे देते हैं। जो ही एनर्जी इनको मिल जाती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये प्रोटॉन्स मूव कर जाएंगे। ये प्रोटॉन्स मूव कर जाएंगे तो इनको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी इनको इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग से मिल रही है। ये मूव करेंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजर जाएंगे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से गुजर कर ये चले जाएंगे ल्यूमन में, इनसाइड द थायलिक्विड मेम्ब्रेन। तो ल्यूमन के पास जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रोटॉन है, ये क्या कर जाएंगे, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पर स्टोर कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर स्टोर नहीं, ज़ाहिर सी बात एनर्जी है, तो ये क्या करेंगे, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, इस पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये क्या कर जाएंगे, आगे की तरफ मूव कर देंगे। पैसिव मूवमेंट होगी अब जो है विदाउट जो है मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये आगे की तरफ चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर ATP सिंथेटेज एक और एंजाइम मिलेगा आपको थायलिक्विड मेम्ब्रेन में। ये जब प्रोटॉन्स पैसिव मूवमेंट के थ्रू ल्यूमन से मूव करते हुए ATP सिंथेटेज के पास जाएंगे तो ATP सिंथेटेज जो है क्या करेगा, इनको यहाँ से गुजार जाएगा। अब ये यहाँ से जब गुजरेंगे तो इसके नतीजे में होगा क्या, यहाँ पर ऑलरेडी जो है ADP मौजूद है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ है आपका जो है स्ट्रोमा में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ है। ये इन दोनों को कंबाइन कर देगा और इसकी कम्बिनेशन जब हो जाएगी तो ये ATP की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ओवरऑल जो लाइट रिएक्शन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQs के तौर पर। ये MDCATs में भी पूछे जा सकते हैं कि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आपने याद रखना है कि लाइट रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट हैं,
नंबर 1 पे NADP से NADPH2 की फॉर्मेशन करना होना, और दूसरी जो है वो ATP की फॉर्मेशन होना। अब ये ATP की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये भी मैंने आपको समझा दिया कि स्ट्रोमा से जो है अगर ये प्रोटॉन्स मूव कर जाएं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से होते हुए ल्यूमन के पास पहुंच जाएं, और ल्यूमन से ये मूव करते करते पैसिव मूवमेंट करते हुए ATP सिंथेटेज एंजाइम से गुजरेंगे, दोबारा वापस स्ट्रोमा की तरफ आएंगे, तो ये क्या कर देगा, दोबारा जब स्ट्रोमा के पास पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP की जो है कम्बिनेशन हो जाएगी, इसके नतीजे में जो ATP बनेगा जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि ATP की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब गुजर जाते हैं दोबारा से जब स्ट्रोमा के पास आ जाते हैं तो एनर्जी, देखो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जब एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो इस तरह से ये जो डाउनवर्ड जो है लोअर एनर्जी की लेवल की तरफ चला जाता है, तो इस तरह से ये फिर दोबारा से गिर जाते हैं, ये दोबारा जो आपका ATP की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर एंटिसिपेशन।